ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। मनी 9 पर समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल। सर, तमाम खबरें हैं, सबसे ज़रूरी खबर आपके हिसाब से आज कौन सी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। पिछले एक दो हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि मनी सेंट्रल तय करते समय शुभम हमारे सामने हमेशा दुविधा रहती कि हम सबसे बड़ी खबर किसे कहें। आज हम सबसे बड़ी खबर इसे कहें कि सरकार का LIC का मेगा IPO लाने का पूरा प्लान पटरी से उतरकर पता नहीं कहां कहां बिखर गया है। या हम सबसे बड़ी खबर ये कहें कि आपकी थाली में जो खाने का तेल है उसकी कीमतों में बड़ी आग लगने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्य तेल की सप्लाई उसी तरह बिगड़ गई है जैसे बाकी चीज़ों की सप्लाई बिगड़ गई है। या हम ये कहें कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच में क्या हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर निवेशकों की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी खबर LIC का IPO है, और अगर उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें तो खाद्य तेल की, एडिबल ऑयल की कीमतों को लेकर आने वाले समय में बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। यानी कि आज की खबरें बहुत सारी हैं, बड़ी खबरें बहुत सारी हैं। मनोज जी ने, जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आज कौन कौन सी खबरों को जगह दी है मनी सेंट्रल में, उसके लिए देखते हैं ऑन द शो। तो आज शुरुआत होगी सबसे पहले रूस से। रूस को बांधने की एक और कोशिश। इसके बाद बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर होगी। ऐसे कैसे आएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति? LIC पर क्यों डगमगा रहा है सरकार का भरोसा? किचन में और भड़केगी महंगाई की आग। फ्यूचर की डील से क्यों पीछे हटी रिलायंस? और आने वाली है GST की बहुत बड़ी मार। लेकिन शुरुआत रूस से। रूस पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंधों की तैयारी शुरू हो गई है। नए प्रतिबंधों के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, और ये माना जा रहा है कि अब तक लगे प्रतिबंधों के बाद रूस जो थोड़ा बहुत व्यापार कर पा रहा था, शायद इससे भी वो पीछे हट जाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। सर, क्या अपडेट है बीते 24 से 48 घंटे के, जो ये माना जा रहा है कि रूस पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं? शुभम, रूस को लेकर 2-3 बड़ी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। प्रतिबंधों की छठी किश्त आने वाली है, और उस छठी किश्त में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि रूस से आने वाले तेल और गैस पर एक स्मार्ट तरीके से या दूसरे तरीके से प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। जो संकेत हमको डिप्लोमेट से या ब्रसेल्स से या UK से मिल रहे हैं वो ये कि दो प्रमुख बैंक, जो रूस के दो प्रमुख बैंक हैं, गैस्प्रोम बैंक, साबर बैंक, जो अभी तक प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहे हैं, और रूस का पूरा एनर्जी ट्रेड इन्हीं बैंकों के जरिए होता है, साबर बैंक और गैस्प्रोम बैंक के जरिए, जहां से रूस को विदेशी मुद्रा मिल रही है गैस और तेल की सप्लाई के लिए। प्रतिबंधों की अगली किश्त में इनमें से किसी एक बैंक को या दोनों बैंकों को शामिल किया जा सकता है। अगर यदि एक बैंक को भी शामिल किया गया तो रूस में विदेशी मुद्रा के जाने वाली पाइपलाइन और सक्रिय हो जाएगी, और रूस से विदेश में बिकने वाले तेल या रूस का जो तेल इंपोर्ट है, खासतौर पर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, उसमें डील करना दुनिया के आयातकों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। परोक्ष रूप से तैयारी अब इस तरफ से नहीं है कि रूस पर ही केवल प्रतिबंध लगाए जाएं। कोशिश ये हो रही कि रूस से चीजें खरीदने वालों को भी अब सीमित किया जाए, ताकि रूस से कारोबार सीमित किया जा सके, क्योंकि गैस्प्रोम बैंक और साबर बैंक दो ऐसी खिड़कियां हैं जिनसे अभी दुनिया के कई देश रूस के साथ कम से कम गैस और तेल और एनर्जी और बहुत सारी इंपोर्ट्स का कारोबार कर रहे हैं। पहली चीज तो ये महत्वपूर्ण है, और ये देखना होगा कि जो छठी किश्त आने वाली है उसमें क्या ये दोनों बैंक शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं। और रूस पर ये प्रतिबंधों की आप कह सकते हैं कि जो छठी किश्त है एक तरीके से आखिरी किश्त भी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़े बैंक ही इसकी जद में आ जाएंगे। एक और चीज हो रही है शुभम कि यूरोपीय समुदाय के देश अपने नागरिकों से और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के विशेषज्ञ यूरोप के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें थोड़े समय तक अपनी ऊर्जा की खपत को सीमित करना होगा। हम मनी सेंट्रल में एक बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि यूरोप और अमेरिका ने एनर्जी की खपत कम करने का और रूस पर निर्भरता कम करने की योजना बनाई है, और ये कोशिश भी इसी दिशा में देखी जा रही है कि जब तक ये प्रतिबंध आते हैं तब तक लोगों को एनर्जी की खपत कम करने, ड्राइव कम करने, तेल पर निर्भरता सीमित करने के लिए कहा जाए, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा फैसला, यूरोप के लिए आसान फैसला नहीं है रूस की के कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना। उसके लिए वो आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि राजनीतिक रूप से सहमति बनाने में भी दिक्कत भी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात घर की करते हैं। घर में हो ये रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाजार है वो रफ्तार पकड़ने से पहले ही ठप होता दिख रहा है। ठप होता इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ इस आग में उठे धुएं में जो इसमें बनने वाली नीतियां हैं इस दिशा में, वो धुंधली होती जा रही हैं।
कहां तक पहुंचे हम इस पूरी कहानी में, देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। ईवी को ये हुआ क्या है, कहीं आग है कहीं धुआं धुआं। भारत में जिस तेजी से ईवी क्रांति की शुरुआत हुई थी, अब उसी तेजी से अचानक ये पूरी कहानी पलटती दिख रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों से उठती आग की लपटों ने जैसे इस क्रांति की ज्वाला में पानी डाल दिया है। लोग डरे हैं और सरकार के माथे पर पसीना है। ईवी कंपनियां क्लूलेस हैं। बिजली वाली गाड़ियों की सेफ्टी की तो जैसे बिजली ही कट गई है। अब सरकार सख्ती के मूड में है और लोगों को ईवी के सेफ होने का भरोसा दिला रही है। 21 अप्रैल को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी कंपनियों को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट के बाद ईवी बैटरियों और दूसरे सेफ्टी उपायों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी। गडकरी ने कहा कि अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगी तो उस पर भारी जुर्माने और दूसरी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को अपनी खराब गाड़ियों को रिकॉल करने के लिए भी कहा जाएगा। बीते 2 हफ्तों में 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इनमें जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। ओला, प्योर ईवी, ओकिनावा और जितेंद्र ईवी जैसी कंपनियों के स्कूटरों में आग लगी है। ओकिनावा ने अपने 3000 से ज्यादा स्कूटर रिकॉल कर लिए हैं। प्योर ईवी इंडिया ने भी 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को रिकॉल किया है। ईवी स्कूटर में सबसे बड़ा नाम ओला ने भी 1400 से ज्यादा गाड़ियां रिकॉल की हैं। सरकार का डर यह है कि इन घटनाओं से देश में ग्रीन एनर्जी की पूरी क्रांति को ही पलीता लग सकता है। दुपहिया गाड़ियों की बिक्री की बात करें, 2020-21 में देश में करीब 1.5 करोड़ दुपहिया गाड़ियां बिकी थीं। 2019 में यह आंकड़ा 2.1 करोड़ यूनिट था। जहां एक आम 2 व्हीलर की बिक्री घट रही है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी का फर्राटा भर रही हैं। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री 132% बढ़ी है। 2021 में कुल 2,33,971 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बिक्री हुई है। 2020 में यह आंकड़ा 1,0736 यूनिट था। बिक्री के आंकड़ों से सरकार भी उत्साहित है और वो देश में ईवी की रफ्तार को आग के हवाले होते नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि सरकार के सबसे अहम थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी भी जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट में ईवी का पूरा इकोसिस्टम, बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग के तौर तरीकों, तकनीकी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड, सब्सिडी और सेफ्टी के बारे में डिटेल्ड ब्यौरा दिया गया है। इसी ड्राफ्ट के आधार पर सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग से सरकार के माथे पर पसीना आने की एक और वजह भी है। मसला नेट जीरो का है। नेट जीरो यानी जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट। भारत ने पिछले साल ग्लासगो समिट में 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करने का वादा किया था। इससे पहले 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने 2030 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक घटाने पर सहमति जताई थी। COP26 में भारत ने इसे 45% कर दिया था। भारत का वादा है कि 2030 तक वो उत्सर्जन को 1 अरब टन घटा देगा। जानना यह भी जरूरी है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला देश है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन, यूएस और फिर EU आते हैं। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का आंकड़ा देखें तो भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी पीछे नजर आता है। 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1.9 टन था। इसके मुकाबले अमेरिका में ये 15.5 टन और रूस में 12.5 टन था। हालांकि पर कैपिटा कम एमिशन की वजह भारत की बड़ी आबादी है, इसलिए ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। तो खैर, वापस लौटते हैं ईवी की कहानी पर। अब सरकार ने एमिशन को कम करने के जो बड़े टारगेट रखे हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता ईवी से होकर जाता है। इसलिए वो ईवी कंपनियों की गलतियां
बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि एक बार अगर लोगों के मन में डर घर कर गया तो सरकार के सब टारगेट धरे रह जाएंगे। खैर, देश में ईवी और ग्रीन एनर्जी की क्रांति आए ये जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि ये क्रांति रक्त रंजित ना हो, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगियों का है और इसकी जिम्मेदारी क्रांति के घोड़े पर सवार सरकार और ईवी कंपनियों की भी है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, ईवी पर सरकार पॉलिसी बना रही है, आपको लगता है ये पॉलिसी देर आ रही है? शुभम, ईवी का पूरा मार्केट और ईवी में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे एक प्रत्यक्ष रूप से आप सीधा संकेत ले सकते हैं कि भारत में ईवी क्रांति की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ जाएगी। इसकी 2-3 बड़ी पेचीदा वजह हैं। भारत अभी बैटरी के नॉर्म्स के लिए जिस पॉलिसी है, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, उन्हें दुनिया में कठोरतम स्टैंडर्ड माना जाता है, पर वो AIS 156 स्टैंडर्ड हैं जिनका हम पालन करते हैं। अब जब ये ईवी की बैटरीज में और स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं हुई हैं तो कोशिश ये हो रही है कि एक नया जो स्टैंडर्ड है, जो यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों के साथ वर्कआउट किया, जिसको R136 कहते हैं, उसे लागू किया जाए और उसके जरिए टेस्टिंग की जाए। ईवी की बैटरियों को लेकर बहुत सारी उलझन है, सरकार के भीतर भी और बाकी जगह। ईवी में जिस ईवी की बैटरी को बनाने में लिथियम का जिसका इस्तेमाल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत तेजी से आग पकड़ने वाला है। भारत में अधिकांश बैटरी के लिए जो सेल इस्तेमाल होते हैं, यानी जो लिथियम सेल्स आते हैं, वो सब इंपोर्टेड हैं। भारत में बैटरी की टेस्टिंग और क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है जो इन इंपोर्टेड सेल्स को ठीक ढंग से टेस्ट कर सके। जब ईवी आने लगे तब सरकार को ये समझ में आया कि इसे बदलने की जरूरत है। 3-4 एजेंसियां हैं अलग अलग जो ईवी के और बैटरीज की क्वालिटी को टेस्ट करती हैं, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है, जिसमें ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन है। इन्हें सबको मिलाकर अब सरकार अचानक जागी है और जागने का नतीजा ये हुआ है कि एकदम तेजी से सख्ती के साथ और ज़्यादा नए नॉर्म्स ईवी पर लगाए जाएंगे, जो ज़रूरी है। अब ये नॉर्म्स आने के बाद, बैटरी की सुरक्षा की नई शर्तें आने के बाद, इनकी जांच की नई व्यवस्था आने के बाद निश्चित है शुभम की प्रक्रिया धीमी होगी। कंपनियों को बैटरी के अप्रूवल्स लेट मिलेंगे, बैटरी के अप्रूवल्स का एक पूरा ढांचा बनाना पड़ेगा, जैसे हम ऑटोमोबाइल में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये महत्वपूर्ण है कि बैटरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल व्हीकल में कोई फर्क नहीं है, पहिए वही हैं, उसी तरीके के हैं। और बैटरी के स्टैंडर्डाइजेशन का और बैटरी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बात केवल दुपहिया की नहीं है, आपको 4 पहिया और बाद में LCV तक इसको ले जाना है। यह प्रक्रिया निर्धारित होने में, शर्तें तय होने में, कंपनियों को उस बात में तैयारी करने में, इंपोर्टेड सामान जो इसमें इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी चेक होने की प्रोसेस बनने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, इसके साथ सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आ रही है, नीति आयोग ने किया। अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में एक तीसरा प्लेयर और आ जाता है, जो बैटरी सप्लायर है, जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है, जो बैटरी स्वैप की सुविधा देगा कि आपको चार्जिंग का झंझट नहीं होगा, आपने बैटरी निकाल कर दी और दूसरी बैटरी लगा ली गाड़ी और मैं चल दी। वहां भी बैटरी के नॉर्म जरूरी हैं। तो देर से, आपने जो कहा, देर से आई है सरकार और देर से सोच रही है। तो जब तक भारत में बैटरी के स्टैंडर्ड्स ठीक साफ सुथरे नहीं हो जाते, सुरक्षा की पूरी गारंटी वैसी नहीं हो जाती जैसी कार खरीदने में आपको मिलती है, इंजन को लेकर, टायरों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तब तक ईवी के ऊपर लोगों का विश्वास बनना मुश्किल होगा। और इसीलिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट कहती है कि इससे बहुत कुछ और भी जुड़ा हुआ है आगे, जो शायद अब धीमा पड़ जाएगा। तो हमें देखना होगा कि बैटरी के स्टैंडर्ड सबसे पहले कैसे आते हैं और सरकार उन्हें कैसे तेजी से लागू करती है। कैसे लागू करती है, और देर तो हो ही गई है, बस अब ये उम्मीद कीजिए कि पॉलिसी दुरुस्त आए। चलिए, अब बात LIC की। LIC के IPO पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर LIC का IPO आ भी जाएगा तो सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। पहले बात ये थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बड़ी बेच सकती है, कई शुरुआत हुई थी 10% से, फिर बात हुई 5% की, और अब ये कहा जा रहा है केवल 3.5% हिस्सा ही सरकार IPO के जरिए बेचेगी। पहले ये था कि IPO से सरकार 65,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कम से कम। अब अनुमान ये है कि सरकार केवल 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। फरवरी में जब LIC ने अपना DRHP फाइल किया था, तब LIC की वैल्यूएशन केवल अगर एम्बेडेड वैल्यू से 2 गुने पर भी लगाएं तो 12 लाख करोड़ के आसपास बैठ रही थी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये वैल्यूएशन केवल 6 लाख करोड़ की होगी। IPO का भाव कितना होगा, इस पर भी अब अनुमान आने लगे, और ये कहा जा रहा है कि भाव 950 से 1,000 रुपये प्रति शेयर का हो सकता है। अगर आपको याद हो, LIC पर हमने एक विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाई थी, रिसर्च दिखाई थी और एक अनुमान बताया था। अगर वो ग्राफिक्स हम दोबारा रिविजिट करें तो ये था कि एम्बेडेड वैल्यू अगर LIC की 5 लाख करोड़ के आसपास थी, और देखिए 2 गुना भी अगर उसका मैट्रिक्स लगाया जाए
तो LIC का जो एस्टिमेट प्राइस बैठ रहा था वो 53,000 करोड़ बैठ रहा था। और अगर 4 गुना मार्केट में, अगर 3 गुना तक है एम्बेडेड वैल्यू का, तो आप देखिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन सामने आ रही थी। एम्बेडेड वैल्यू 5.3 लाख करोड़ के होने के पास। ये सब जो भी डेटा है, ये जो LIC की तरफ से पेपर फाइल किए गए थे उसमें। और शेयर का प्राइस देखिए 1706 रुपए से शुरू था और 3411 रुपए तक बैठ रहा था। करीब 632 करोड़ शेयर बेचने की बात थी। और मार्केट कैप देखिए एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से 21 लाख करोड़ हाईएस्ट था और कम से कम 10-10.5 लाख करोड़ तो होगा ही होगा। सर, LIC का भरोसा इतना क्यों डगमगा रहा है, सॉरी सरकार का भरोसा क्यों इतना डगमगा रहा है LIC पर? इतना फ्लारी पिक्चर थी, सब कुछ था, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और मुझे लगता है जब तक आ रहा है शेयर बाजार में एंट्री करने की नौबत है, तब तक सब नगाड़े ढोल सब शांत हो गए। शुभम, ऐसा लग रहा है सब क्या से क्या हो गया देखते देखते जैसी स्थिति LIC की हो गई। 2-3 साल से भारत में सबसे बड़े IPO की बात, भारत की बीमा कंपनी की लिस्टिंग की बात, एम्बेडेड वैल्यू से 2.5 से 3 गुने की कीमत पर लिस्टिंग की बात, और ऐसा LIC के एम्बेडेड वैल्यू को लेकर मतलब हजारों लाखों शब्द लिखे गए होंगे लोगों ने। और यह माना गया था कि भारत का मेगा IPO है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी आ रही है और निवेशकों को भी मालामाल करेगी, पॉलिसी होल्डर्स को भी मालामाल करेगी और भारत में एक बड़ा सुधार होगा। हम आज आकर कहाँ खड़े हुए? आज हम आकर यहाँ खड़े हुए हैं कि एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 टाइम्स भी मिलना मुश्किल है, 1 गुना भी ज्यादा वैल्यू मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि करीब करीब जो शुरुआत में हमने आका था 15 लाख करोड़ रुपए, वो अब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू आ गई। बिल्कुल। जिस इशू प्राइस को 3700 2800 से 3000 रुपए पाया जा रहा था, वो 1000 रुपए से नीचे खिसक कर आ रहा है। जो संकेत हमको मिल रहे हैं 940 रुपए के आसपास। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है शुभम, और ये सवाल हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है। हमारी आपकी बात छोड़िए, पॉलिसी होल्डर्स की बात छोड़िए, क्या सरकार को ही खुद ही LIC के IPO के भविष्य पर भरोसा नहीं है? और फिर ये सारी कवायद जो पिछले 2 साल से चल रही थी, क्या भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? कहा तो ये जा रहा था कि भारत में LIC के IPO के लिए मार हो जाएगी। इतने पॉलिसी होल्डर्स खड़े हुए हैं लाइन में LIC का शेयर लेने के लिए, लोगों ने डिमैट अकाउंट खुलवा लिए, तो उनको सुझाव दिए जा रहे थे कि आप डिमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। आज यहाँ स्थिति है कि सरकार अपने ही आकलन से, वैल्यूएशन के आकलन से, इशू के साइज के आकलन से और पूरे प्लान से पीछे हट रही है। तर्क भी दिए जा रहे हैं कि नहीं, ऐसा बड़ा सुधार नहीं था, इससे सरकार कुछ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जबकि आप ध्यान दीजिए, सरकार के अधिकारियों ने मार्च के एंड तक लाकर इसे विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने की बात आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कही थी। कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें मिसिंग है। एक महत्वपूर्ण चीज मिसिंग ये है कि पिछले 3 महीने 4 महीने में शेयर बाजारों का जो माहौल बदला है, उस माहौल में सरकार को लग रहा है कि LIC में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हम समझ सकते थे, और लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि LIC के वैल्यूएशन को लेकर हम बराबर कह रहे हैं कि बहुत सारे पेंच थे, और अंततः शायद सरकार ने जब बाजार के माहौल को, निवेशकों के मिजाज को और सरकारी कंपनियों के भारतीय शेयर बाजार में परफॉर्मेंस को करीब से देखा, तो उसे समझ में आया कि बात उतनी ज्यादा आसान नहीं है जितनी आसान हमें लग रही है। चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर देखें, चाहे भारत की मेगा मोनोपोली कंपनियों के शेयर देखें शुभम, जो अलग अलग सेक्टर की मोनोपोली कंपनियां, उनमें भी के शेयर भी देखें, तो बाजार उनके शायद उतना सहज और उतना आरामदेह नहीं है जितना उसको उम्मीद की जा रही थी। और इसलिए अब LIC की लिस्टिंग कराने की एक डेस्परेट कोशिश दिखती है कि किसी तरह से लिस्ट करा दिया जाए। और एक दिलचस्प चीज हमने देखी कि सरकार ने सेबी से यह भी बात करनी शुरू कर दी है कि LIC की लिस्टिंग के लिए 5% के नॉर्म में ढील दी जाए, क्योंकि सरकार 3.5% ही इक्विटी अपनी डिसइन्वेस्ट करना चाहती है और 1.5% इक्विटी ग्रीन शो ऑप्शन में डालना चाहती है। ग्रीन शो ऑप्शन का मतलब यह है कि उम्मीद है कि आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को खुद ही नहीं लग रहा है कि IPO बहुत बड़ी सफलता हो सकता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसकी योजनाओं में और बाजार के मिजाज को समझने में सरकार से चूक जरूर हुई है। सर, अगर इसका फिर मतलब क्या, मान लीजिए अगर LIC का IPO पूरा उस तरह नहीं आ पाता है जैसे पहले आना था, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब देखिए, अब LIC के IPO में निवेशकों के लिहाज से बहुत कुछ उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, वैल्यूएशन छोटा हो गया। 1000 रुपए के आसपास का अगर शेयर आता है, बहुत अच्छी लिस्टिंग भी होगी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी कंपनी का इशू नहीं बचता है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण IPO इसलिए था कि पिछले 7-8 महीने से सरकार के सारे फिस्कल आकलन
पलट रहे हैं सिर्फ जीएसटी के कलेक्शन को छोड़कर। सरकार जितना खर्च करना चाहती थी फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, उससे कहीं ज्यादा खर्च हो गया। विनिवेश पिछले साल की सबसे बड़ी सफलता थी, इस साल भी ऐसा लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। बोनी खराब हो गई एलआईसी के साथ, जिसे शुरुआत करना था। एलआईसी के आईपीओ का साइज घटने का मतलब है राजकोषीय घाटा बढ़ना। और हमें याद होगा, मनी सेंट्रल के नियमित दर्शकों को याद होगा कि हमने कहा था कि सरकार अपनी बारोइंग क्यों फ्रंट लोड कर रही है, सरकार अपने कर्ज कार्यक्रम को पहली छमाही में क्यों पूरा कर लेना चाहती है, उसकी वजह एलआईसी के आईपीओ से ना मिलने वाली राशि है। तो इसलिए अब इसका असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर दिखाई देगा। हमें इसके कई सारे अलग अलग परोक्ष असर दिखाई देंगे, जीएसटी की दरें बढ़ने के तौर पर, सरकार का कर्ज बढ़ने के तौर पर, और फिस्कल डेफिसिट को लेकर बाकी सारे स्टेक होल्डर्स में, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हों, उनकी चिंताएं बढ़ेंगी। क्योंकि एलआईसी दो वजह से बहुत बड़ी उम्मीद थी। एक, भारत के बीमा बाजार के उदारीकरण की दृष्टि से बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इसके साथ बीमा बाजार में बड़ा चेंज आने वाला था। और दूसरा, इससे आने वाली विनिवेश की राशि सरकार के राजकोषीय घाटे के आकलनों को विश्वसनीय और क्रेडिबल बना सकती थी। और वो दोनों चीजें शुभम अब कहीं ना कहीं लड़खड़ाती दिखाई दे रही, क्योंकि इशू का साइज भी कम हो गया और सरकार के विनिवेश के रियलाइजेशन के लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल फ्यूचर रिटेल को सीधे खरीदने के प्लान से पीछे हट गई है। शनिवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए रिलायंस अब आईबीसी रूट से एंट्री ले सकती है। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच सौदा नहीं होने से अब सर ये मामला लग रहा है एनसीएलटी में चला जाएगा। आपको क्या लगता है रिलायंस क्यों पीछे हट गई इस डील से? कई किस्से तैर रहे हैं शुभम बाजार में। किस्से ये तैर रहे हैं कि क्या ये पूरी एक सोची समझी योजना थी जिससे अमेजॉन को फ्यूचर रिटेल का टेक ओवर करने से रोका जाए, और इस कोशिश से इस पूरे मामले में लास्ट में बिल्कुल आखिर में जाकर रिलायंस ने जब इस डील से अपने को विड्रॉ कर लिया, तो जैसा कि आपने कहा कि बैंकों के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि एनसीएलटी के नियमों के तहत उसे बैंक्रप्सी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ से फ्यूचर रिटेल के कोलैप्स करने की, क्योंकि कर्ज चुकाने में चूकने के कारण फ्यूचर रिटेल के कोलैप्स करने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी और वो एनसीएलटी के रास्ते में चली जाएगी। ये कहना मुश्किल है कि अचानक रिलायंस ने इतनी सब कोशिश करने के बाद, पिछले 3 साल तक इंतजार करने के बाद, स्टोर तक टेक ओवर कर लेने के बाद पीछे कदम क्यों खींचे, ये किसी ने नहीं बताया या कहीं से आधिकारिक रूप से नहीं आया। बैंकर्स तो पहले से ही इस ऑफर का इंतजार कर रहे थे रिलायंस की तरफ से। तो अब ये रणनीति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर रिटेल के प्राइसेस एनसीएलटी में जाकर बैंक्रप्सी में और ज्यादा टूटेंगे तो शायद ये डील रिलायंस को सस्ती मिल जाएगी। पर रणनीतिक रूप से अगर आप बाजार में देखें तो अमेजन के आने का रास्ता अब थोड़ा सीमित हो गया है, क्योंकि अगर ये बैंक्रप्सी के भीतर चली गई कंपनी तो शायद फिर अमेजन भी इसमें कितना इंटरेस्ट लेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। सर क्या कहूं, फिर फ्यूचर रिटेल का कहूं या इस डील का कहूं, भविष्य फिर क्या दिखता है अब? फ्यूचर ग्रुप तो कोलैप्स की तरफ है। हालांकि आज कुछ ऐसी खबरें छपी कि फ्यूचर ग्रुप के प्रमुख किशोर बियानी अपने लाइफस्टाइल ब्रांड्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, कुछ अपने ब्रांड्स को आगे बेचना चाहते हैं, पर ग्रुप तो कोलैप्स की स्थिति में आ चुका है। क्योंकि स्थिति ये है कि अब एनसीएलटी में जाने के बाद तो एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें लेंडर क्रेडिटर से बात की जाएगी, इसके वैल्यूएशंस कम होंगे और इसे एक दूसरे प्रोसेस के तहत बेचने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ से हम फ्यूचर रिटेल का रिवाइवल नहीं देखेंगे, बल्कि हमें देखेंगे कि पहले फ्यूचर रिटेल का लिक्विडेशन कैसे होगा, इसे लिक्विडेट कैसे किया जाएगा, इसे कौन खरीदेगा। और स्वाभाविक सी बात है, खरीदने के लिए बाजार में बड़ी कंपनियां नहीं हैं। और अब सब कुछ बैंकर्स के हाथ में है कि वो फ्यूचर रिटेल की जो बकायेदारी है, जो कर्ज है, करीब जैसे स्टेट बैंक का एक्सपोजर करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर इसमें है। अब बैंकर्स कितना रिस्क लेते हैं, कितना हेयरकट लेने को तैयार होते हैं, और अब नए सिरे से ये डील एनसीएलटी के माध्यम से वर्कआउट होगी और इसके लिए ग्राहक तलाशे जाएंगे। और ये डील अब उतनी आसान भी नहीं है जैसा अब तक 2 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि 24,000 करोड़ रिलायंस चुकाएगा और सारे ब्रांड्स फ्यूचर रिटेल के जो हैं वो रिलायंस के हो जाएंगे। अब ये इतना आसान नहीं है। पहले से खाने का तेल किचन का बजट बिगाड़ रहा था, आने वाले दिनों में ये बोझ जो आप पर है और भारी पड़ सकता है। भारत में खाने के तेल की बड़ी ज़रूरत को पूरा करने वाले देश इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है। साल भर में हम इंडोनेशिया से करीब 40 से 45 लाख टन पाम ऑयल आयात करते हैं, जो देश में आयात होने वाले कुल तेल का लगभग 1/3 हिस्सा है। यानी उस देश ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी है जहां से आपका 1/3 तेल आता है।
इतनी बड़ी मात्रा में अब जब तेल निर्यात नहीं कर पाएगा इंडोनेशिया या भारत में आयात नहीं हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर आपके घर में खाने की तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। सर, इंडोनेशिया में ये जो निर्यात पर बैन लगाया गया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? शुभम, इंडोनेशिया के से पाम ऑयल के निर्यात के बैन ने पूरी दुनिया के बाजारों को, भारत पर हम आगे समझेंगे, पूरी दुनिया के बाजारों को काफ़ी तेजी से हिला दिया। और हिलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा थी, यूक्रेन और रूस के गेहूं को लेकर, और इडबिल ऑयल को लेकर भी बड़ी समस्याएं। एक साथ कुछ ऐसा हुआ है, 3-4 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो हमारी नज़रों में तो थे पर खबरों में नहीं थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अचानक इडबिल ऑयल की क्राइसिस पैदा कर दी। और वो 3-4 बड़े घटनाक्रम हैं जिनका रिश्ता सीधे इंडोनेशिया की भीतरी संकट से जुड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई, जिस पर हम मनी सेंट्रल में लगातार बताते रहे, कि सनफ्लावर ऑयल की आपूर्ति दुनिया में घट गई, क्योंकि वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तेल था जो बाजार में आता था। करीब करीब 80% तेल की सप्लाई जो है वो रूस और यूक्रेन से होती थी। क्योंकि प्रतिबंध लगे और युद्ध हुआ तो वहाँ से तेल की सप्लाई घटी। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल साउथ अमेरिका से आता था, जहाँ सूखे की स्थिति है, और वहाँ से सोयाबीन की आपूर्ति, सोयाबीन तेल की कमी हुई। इन दोनों वजहों की से सोयाबीन की यूएसडीए ने ये प्रोजेक्ट किया कि जो सोयाबीन का आउटपुट ब्राजील, अर्जेंटीना, पैरागुए में है, वो कम से कम 10% गिरेगा इस साल। तो बाजार में दो और जो तेल के मुख्य स्रोत थे, सोयाबीन और सनफ्लावर, उनकी आपूर्ति घट गई और सारी डिमांड इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम ऑयल पर आ गई। पाम ऑयल 2020 के बाद से वैसे भी हम देख रहे हैं कि बाजार में मलेशिया के और इंडोनेशिया के पाम ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इन दो सप्लाईज के साथ इंडोनेशिया में 2 पॉलिसी बदलाव हुए, जिन्होंने इंडोनेशिया के भीतर सोयाबीन के तेल की किल्लत पैदा कर दी। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि 2020 से इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए डीजल में 30% पाम की ब्लेंडिंग की इजाज़त दे दी, जैसा कि हम भारत में एथेनॉल के साथ करते हैं। और इसलिए पाम, क्योंकि उस समय तक पाम की उपज और पैदावार काफ़ी ज़्यादा थी, पाम का एक हिस्सा डीजल की ब्लेंडिंग में शिफ्ट होने लगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि तेल की कमी थी तो कीमतें बढ़ गईं और इंडोनेशिया के एक्सपोर्टर्स ने काफ़ी सौदे किए निर्यात के, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमतों का फायदा मिल रहा था। अब ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ने के बाद वहां ब्लेंडिंग की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ब्रेंट और महंगा हो रहा है, $120 के आसपास हो रहा है, तो इससे अगर हम डीजल में पाम ब्लेंड करेंगे तो उसकी लागत कम पड़ेगी। इसने इंडोनेशिया के भीतर खुद इंडोनेशिया के भीतर पाम ऑयल की पूरी सप्लाई डिमांड का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ लाइनें लग गई, सड़कों के ऊपर लोगों के पास खाने के लिए तेल नहीं था, और इंडोनेशिया और मलेशिया की फूड हैबिट्स में फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें और उनकी फूड हैबिट्स में ऑयल बड़ा हिस्सा है। अंततः देश की सुरक्षा के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जो तहलका मचा है, उसके बाद जो संकट दिख रहा है पूरी दुनिया में, पिछले 3-4 दिन के अंदर वो आपकी खाने की थाली से लेकर शेयर बाजार तक सब जगह हमें इंडोनेशिया के इस पाम ऑयल के बैन का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाम के 2 सबसे बड़े सप्लायर्स में इंडोनेशिया शामिल है। सर, अब भारत के नजरिए से देखें तो ये कितनी बड़ी क्राइसिस, कितना बड़ा संकट आगे हो सकता है? सबसे बड़ा संकट ये है कि भारत में 3-4 अलग-अलग कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, जिनके ऊपर हमें सीधा असर दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि भारत में जो पूरा कॉस्मेटिक्स और फूड का मार्केट है, वहाँ सब जगह कीमतें बढ़ेंगी। आप के घर में खाने वाले स्नैक्स से लेकर मैगी से लेकर जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं जिसमें फैट का इस्तेमाल होता है, उनकी सबकी कीमतें बढ़ने की संभावना है। हम एक दौर ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में और पैकेज्ड फूड की बढ़ोतरी का देख चुके हैं। अब ये नई बढ़ोतरी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि इतनी तेजी से बाजार में इंडोनेशियन पाम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इंडोनेशियन पाम का विकल्प हो सकता था ब्राजील से और पैराग्वे से आने वाला सोयाबीन का तेल या रशिया से आने वाला सनफ्लावर का तेल। तो अचानक फूड के पूरे एडिबल ऑयल के मार्केट में बड़ी सप्लाई क्रंच दिखाई दे रही, और सप्लाई क्रंच अगली फसल आने तक ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये लंबी फसल चक्र है, अचानक तेल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम भारत में खाद्य तेल की बड़ी महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो खाद्य तेल की महंगाई सिर्फ खुले हमारे किचन तक नहीं होगी, बल्कि हमारे सारे जो खाद्य तेल से जुड़े हुए या फैट से जुड़े हुए, वेजिटेबल फैट से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनमें दिखाई देगी। और इसका असर आज हमें एफएमसीजी स्टॉक्स पर भारत में नहीं दुनिया के बाजारों में भी दिखाई दिया, और जबकि जो तेल बेचने वाली कंपनियां थी उनके स्टॉक्स हमें चढ़ते हुए दिखाई दिए, जो भारत में खाद्य तेल बेचती हैं। महंगाई की खबर एक जगह से और आ रही है खाद्य तेल के अलावा, वो है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाली लगभग 143 वस्तुओं की लिस्ट बनाकर केंद्र सरकार ने राज्यों को भेज दी है।
ये बताया जा रहा है कि इन 143 वस्तुओं की लिस्ट में ज़्यादातर वो उत्पाद शामिल हैं जो 18% के दायरे में आते हैं और इन पर दरों को बढ़ाने की बात कही गई है। ये दर बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले महीने होनी है और ये माना जा रहा है कि उस बैठक में इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाए जाने की चर्चा हो सकती है। सर, क्या जीएसटी बढ़ाना ही या टैक्स बढ़ाना ही आखिरी रास्ता था? कहीं और से सारे रास्ते बंद हो गए राजस्व के? शुभम, यहाँ से दो बड़ी चीजें हमारे सामने दिखती हैं। एक, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच अब एक नए किस्म की खींचतान शुरू होगी कि टैक्स की दरें बढ़ाई जाएं या ना बढ़ाई जाएं। खींचतान इसलिए शुरू होगी कि जून से राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन पैकेज खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार राज्यों से कहेगी कि अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो आप टैक्स में बढ़ोतरी पर तैयार होइए, और उसका ओनस कौन लेगा महंगाई के बीच में, ये समझने की बात है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि एक साथ एक बहुत बड़ी बास्केट, पहली बार अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है जीएसटी काउंसिल में, तो हमारी जरूरी चीज़ों की खपत की एक बड़ी बास्केट 28% के स्लैब में चली जाएगी। जो 143 प्रोडक्ट हैं जिनकी लिस्ट बाजार लोगों के बीच में चर्चा में है और जो सूत्रों के पास से मिल रही है, इनमें करीब 92% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 18% के स्लैब से बढ़ाकर 28% के स्लैब में किए जाएंगे। अभी हमारे पास हमें जानकारी के लिए बता दें कि 5, 12, 18 और 28% की 4 स्लैब्स हैं जिन पर जीएसटी लगाया जाता है। अब इनमें कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी बढ़ाया जा सकता है? 18 से 28%, 10% का टैक्सेशन बढ़ने की। इसमें कस्टर्ड पाउडर है, इसमें घड़ियाँ हैं, इसमें पापड़ हैं, इसमें लेदर के सूटकेस हैं, इसमें जैगरी है, गुड़ है, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट हैं, मोबाइल की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पावर बैंक्स हैं, टीवी सेट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल पार्ट है सेरेमिक्स का, वो इसमें शामिल हो सकता है। कुछ जो नट्स हैं, मतलब जो रेजिन्स हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चश्मे से जुड़ी हुई, ऑप्थेमोलॉजी से जुड़ी हुई सामान इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये महंगाई रोकना राज्यों के बस में है। अगर राज्य इस पर इनकार कर देते हैं कि नहीं, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए टैक्स में क्योंकि महंगाई चल रही है, तो उन्हें अपने नुकसान उठाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। नहीं तो केंद्र सरकार ने बहुत सफाई के साथ ये बात राज्यों के सामने रख दी है कि अगर ज़्यादा राजस्व चाहिए तो इसकी बढ़ोतरी ये टैक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि हम लोग इस पर शुभ में एक बार चर्चा कर चुके हैं और हमने कहा था कि 15% की रेवेन्यू न्यूट्रल रेट राज्यों को चाहिए, तब जाकर वो अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, जो नुकसान उन्हें कंपनसेशन पैकेज खत्म होने के बाद मिलेगा। और यही जीएसटी की सबसे बड़ी दुविधा है। जीएसटी अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण चरण में आकर फंस गया है, जहां महंगाई के बीच उसे टैक्स बढ़ाए बिना या जीएसटी का रेट बढ़ाए बिना जो आने वाला नुकसान है राज्य और केंद्र की अर्थव्यवस्थाओं को, उसे रोका नहीं जा पाएगा। देखिए, महंगाई की एक दूसरी खबर भी आपने सुन ली है। तीसरी खबर सुनिए। महंगे मोबाइल टैरिफ अगर आपकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं तो ये जल्द इनका बोझ बढ़ने वाला है, लेकिन इनका बोझ जीएसटी की वजह से बढ़ने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से मोबाइल टैरिफों की दर में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने दिसंबर में ही दरें बढ़ाई थी, जिसके बाद उनका एक्टिव ग्राहकों की संख्या घटनी शुरू हुई थी। महंगी हो गई थी सेवाएं, ग्राहक घटने लगे थे, लेकिन कंपनियों को शायद इस वजह से पूरा फायदा नहीं मिल पाया और कंपनियां दोबारा ये टैरिफ बढ़ाने की कोशिश या तैयारी, कह लीजिए, कोशिश क्या तैयारी कर रही हैं। सर, ये महंगाई क्यों लाई जा रही है? इस महंगाई में कोई रूस यूक्रेन युद्ध शामिल नहीं है, इसमें इंडोनेशिया का कोई पाम ऑयल तेल या कच्चा तेल शामिल नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भारतीय कॉर्पोरेट्स ने अपने तौर तरीके को बदलने के लिए और अपने बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस महंगाई की तैयारी की, और इसे कंपनियां बड़े बेलाग लपेट ढंग से स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्हें 200 रुपये के आसपास का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र लेना है। एयरटेल का ARPU करीब 163-165 रुपये के आसपास इस समय औसत मौजूद है। हो यह रहा है कि 5G की बिडिंग की ऑक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है। उसके नए रेट्स आ गए हैं जो TRA ने रिकमेंड किए हैं। सरकार अभी तक शांत बैठी हुई, इसका मतलब वो मान रही कि इसी ऊंची कीमत के ऊपर ऑक्शन होगा। इससे इससे बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की जाएगी। कंपनियों को पता है कि उन्हें अगर बाजार में टिकना है तो उन्हें इस महंगे स्पेक्ट्रम को खरीदना होगा, और 2 ही कंपनियां हैं। तो इससे पहले कि 5G के ऑक्शंस की बोली में जाएं, वो बिडिंग में जाएं, जो हमें संकेत मिल रहे हैं वो 200 रुपये के ARPU का लेवल, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनके कारोबार को सही स्तर पर बनाए रखने के लिए
के लिए ज़रूरी है वो हासिल कर लेना चाहती हैं। उसके बाद वो 5G सर्विसेज लॉन्च करेंगी, जिसके लिए उनको महंगा स्पेक्ट्रम खरीदना है, इक्विपमेंट्स खरीदना है, कैपेक्स लगाना है, और इसलिए एक और बढ़ोतरी मोबाइल टैरिफ में अलग अलग स्तर पर आ सकती है। और इसके अलावा और भी ओवरहेड्स कंपनियों के बढ़े हैं और भी खर्चे बढ़े हैं। ये वजह दिखाई दे रही है कि 5G से पहले भारत में जो 4G सेवाएं हैं वो महंगी हो जाएंगी। इसके संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। 4G सेवाएं जब इतनी महंगी हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर सेवाएं यानी 5G तो और महंगा होगा। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।